हाय। इस वीडियो के अंदर हम इंटरनल कंट्रोल के बारे में बात करेंगे और इंटरनल कंट्रोल के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो इंटरनल कंट्रोल की जो सबसे पहले हमें डेफिनेशन है, ये जो चैप्टर है ये चैप्टर 13 है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो एसए 315 के अंदर दे रखी है। एसए 315 क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 315। तो अगर आप ये डेफिनेशन याद रखते हो तो आपकी इंटरनल जो इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन है वो भी आपको क्लियर रहेगी, और आप अगर ये लिखते भी हो तो आपकी जो डेफिनेशन है वो एक एप्ट डेफिनेशन मानी जाएगी और आपको इसके अंदर मार्क्स मिल जाएंगे। तो एसए 315 क्या बोलता है कि इंटरनल कंट्रोल क्या है? ये एक प्रोसेस है। ये क्या है? एक प्रोसेस है जो कि डिज़ाइन है, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन है। तीन चीज़ें हमें याद रखनी है। क्या है? ये एक प्रोसेस है जो कि डिज़ाइंड है, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन है, यानी कि इसको डिज़ाइन किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और मेंटेन किया जा रहा है। किसके द्वारा? तीन लोगों के द्वारा। दोज चार्ज विद गवर्नेंस, जिनको भी गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, TCWG, दोज चार्ज विद गवर्नेंस, मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल। तो ये इंटरनल कंट्रोल क्या है एसए 315 के हिसाब से? एसए 315 के हिसाब से इंटरनल कंट्रोल एक प्रोसेस है जो कि डिजाइंड, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड है। क्या है? डिजाइंड, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन है। किसके थ्रू? दोज चार्ज विद गवर्नेंस के थ्रू, मैनेजमेंट के थ्रू एंड अदर पर्सनल के थ्रू। जो क्या दे रहे हैं? हमें एक रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हैं। ये 100% एश्योरेंस नहीं दे रहे हैं हमें कि ऐसा होगा ही होगा। एक रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनल कंट्रोल की भी कुछ लिमिटेशंस होती है, इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है कि आप उसको एक तरीके से सर्कमवेंट कर सकते हो, ह्यूमन एरर हो सकते हैं उसके अंदर, ये सारी चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट रह सकती है। तो इसलिए आपको सिर्फ क्या दे पाता है? रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता है। किस चीज़ के लिए? अबाउट द अचीवमेंट ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव विद रिगार्ड टू। अब किस किस चीज़ के रिगार्डिंग आपको ये रीजनेबल एश्योरेंस देता है कि एंटिटी का ऑब्जेक्टिव पूरा होगा? किस चीज़ के रिगार्ड में? पहली चीज़ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के रिगार्ड में, कि जो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो कैसी होगी? रिलायबल होगी। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा, जो आपके ऑपरेशंस है वो कैसे होंगे? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होंगे। दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ होगी कि कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस, की जो भी लॉज और रेगुलेशंस हमें दिए गए हैं उसके साथ हम कंप्लाई करते रहेंगे। तो ये तीन चीज़ें हमें यहाँ पे पूरी होती हुई मिलेंगी, यानी कि ये तीन चीज़ें हो रही हैं, तीन लोग कर रहे हैं जो कि हमें रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हैं एंटिटी के ऑब्जेक्टिव को पूरा होने के लिए। किसके रिस्पेक्ट में? तीन चीज़ों के रिस्पेक्ट में। तो क्या तीन चीज़ें हो रही हैं? डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन हो रहा है। क्या? एक प्रोसेस जो कि कौन कर रहा है? दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल कर रहे हैं, जो कि हमें क्या दे रहे हैं? रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हैं, जिसके अंदर वो हमसे हमें ये बोल रहे हैं कि आपको एंटिटी के जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होंगे। किस चीज़ के रिस्पेक्ट में? जो हम चाहते हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो हो वो रिलायबल हो, ऑपरेशन जो है वो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट हो, और जो लॉज एंड रेगुलेशंस हैं उनको हम कंप्लाई करते रहें। तो ये जो चीज़ हो रही है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल कंट्रोल बोलते हैं। तो इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन है, बेस्ट डेफिनेशन अगर आपको याद रहती है तो इसको याद कीजिए, और इसी से आपको बहुत सारे आगे भी जब आप करोगे, इस टॉपिक को पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हुई चलेंगी। तो ये हो गया कि इंटरनल कंट्रोल क्या होता है। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल की। इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं? तो सबसे पहली चीज़ जो हमें इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव के तौर पर देखने को मिलती है, तो इंटरनल कंट्रोल इज़ अ पॉलिसी मैटर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द कंपनी कंसर्न। यानी कि ये क्या है? अपने आप में एक पॉलिसी है। इंटरनल कंट्रोल कुछ नहीं है, ऐसा कोई अलग चीज़ नहीं है, ये एक अपने आप में पॉलिसी है, ठीक है, जिसको डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट कंपनी कंसर्न के थ्रू किया जाता है। कंपनी कंसर्न मतलब जिस भी कंपनी के बारे में आप बात कर रहे हो कि इसमें इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए, तो उसी के लिए किया जाता है। तो इसका एक ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंटरनल कंट्रोल अपने आप में एक पॉलिसी है जो कि डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट की जाती है किसके थ्रू? कंपनी कंसर्न के थ्रू। तो यानी कि बेसिकली हमें याद रखना है कि अपने आप में एक पॉलिसी है ये। देन दूसरी चीज़, द इंटरनल कंट्रोल डिस्क्राइब द रूल्स एंड प्रोसीजर टू इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यही चीज़ तो हमने अभी पढ़ी भी थी डेफिनेशन के अंदर कि हम क्या इंश्योर कर रहे हैं इंटरनल कंट्रोल के थ्रू, कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कैसी रहे, इंटीग्रिटी मेंटेन रहे उसके अंदर। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि इंटरनल कंट्रोल के थ्रू हम ऐसे रूल्स एंड प्रोसीजर को फॉलो करते हैं जिससे कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी इंटीग्रिटी जो है वो मेंटेन रहती है। तीसरी चीज, इंटरनल कंट्रोल प्रोवाइड द मैकेनिज्म ऑफ वर्कफ्लो इन सच अ मैनर दैट नो सिंगल पर्सन में कैरी आउट द प्रोसेस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो ये हमें इस तरीके का मैकेनिज्म देता है कि शुरू से लेकर एंड तक अगर एक चीज ए प्रोसेस से स्टार्ट हो रही है, जब वो एंड हो रही है जेड प्रोसेस के ऊपर, तो वो एक ही व्यक्ति ना करता रहे। अगर किसी राम नाम के व्यक्ति ने उसको शुरू किया था, तो वही ये नहीं है कि ए प्रोसेस से शुरू करके बी भी वही कर रहा है, सी भी वही कर रहा है, डी भी वही कर रहा है। पर्सन जो है वो चेंज होने चाहिए, बीच में श्याम आना चाहिए, फिर उसके बाद राकेश, सुरेश, कोई भी जो है इस तरीके से व्यक्ति आने चाहिए। तो सिंगल पर्सन जो है वो पूरे के पूरे प्रोसेस को शुरू से लेके एंड तक ना करे, इस चीज़ को इंश्योर करता है इंटरनल कंट्रोल।
जब हम इंटरनल चेक देखेंगे तो इंटरनल कंट्रोल का पार्ट ही होता है इंटरनल चेक, तो इंटरनल चेक की बात एक तरीके से यहाँ पे हो रही है। तो इंटरनल कंट्रोल इंश्योर करता है कि इंटरनल चेक मेंटेन रहेगी, एक काम जो है वो सिंगल व्यक्ति ना करे शुरू से लेके एंड तक। उसके बाद इट टेक केयर्स एंड इंश्योर दैट वर्क इज सेग्रीगेटेड इन स्मॉल पार्ट्स, कि ये इंश्योर करता है कि जो वर्क है वो क्या हो, स्मॉल पार्ट्स के अंदर सेग्रीगेटेड रहे। ठीक है, कि जैसे ए व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, बी व्यक्ति कुछ काम कर रहा है थोड़ा सा, सी व्यक्ति कुछ कर रहा है, एंड चेक्ड एंड प्रोसेस बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन, और इन सब का काम जो है एक दूसरे के थ्रू चेक होता रहे। तो ये चीज़ को इंटरनल कंट्रोल इंश्योर करता है। देन ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी लेके आता है, ये तो हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा ही था, इसको इंप्रूव करता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी को। इट गिव रीजनेबल एश्योरेंस, और रीजनेबल एश्योरेंस देता है ये किस किस चीज़ के रिगार्डिंग, वही तीन चीज़ें जो हमने पढ़ी थी, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये वापस लिख दिया इसने, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, एंड कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज। तो ये तो डेफिनेशन में से ही आ गया आपका। उसके बाद इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग फ्रॉड एंड प्रोटेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, तो फ्रॉड को भी होने से रोकता है। और इट रिड्यूसेस द प्रोसेस वेरिएशन एंड आर्बिट्री इंटरवेंशन ऑफ वर्क फ्लो प्रोसेस। तो आप इतने शुरू के भी कुछ याद रख लोगे, 1 2 3 4 5 6, पहले 6 भी याद रख लोगे, दैट इज मोर देन एनफ, 7वां भी अपने आप ही याद हो जाएगा आपको। तो सिंपल सा है कि एक पॉलिसी है वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं, कि आपका वर्क फ्लो जो है वो चेक होता रहे, कि सेम व्यक्ति ना करे, फिर उसको कोई इंडिपेंडेंट व्यक्ति चेक करता रहे, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बनी रहे। वही तीन बातों को फिर इसने एक साथ लिख दिया। और फ्रॉड होने से हमें उसको प्रोटेक्ट करना है, डिटेक्ट और प्रिवेंट करना है कि फ्रॉड ना हो। तो ये इसके क्या है, ऑब्जेक्टिव है, किसके, इंटरनल कंट्रोल के। तो इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी और इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव आपको याद हो गए होंगे। अब इंटरनल कंट्रोल की क्लासिफिकेशन, सॉरी पहले नेचर आता है फिर क्लासिफिकेशन आती है। तो नेचर के अंदर ना वही सेम चीज़ आ जाती है जो एसए 315 के अंदर हमने पढ़ी थी, उसको दो पार्ट्स के अंदर इसने डिवाइड करके लिख दिया। द नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज टू एस्टैब्लिश प्रिवेंटिंग मेजर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली इसका नेचर क्या है कि हम प्रिवेंटिंग मेजर्स को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, की चीज़ों को पहले ही रोक देना चाहते हैं होने से पहले, कि की एक्टिविटीज इन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी प्रोसेस बाय वन पर्सन एंड चेक बाय द इंडिपेंडेंट पर्सन। तो वही चीज़ रिपीट हो रही है कि एक व्यक्ति करे और दूसरा व्यक्ति उसको चेक करता रहे, कोई इंडिपेंडेंट व्यक्ति उसको चेक करता रहे, ताकि जो मिस्टेक है वो एक ही स्टेज पे पकड़ी जाए और आगे वो ना बढ़े। तो इससे फ्रॉड नहीं होंगे, और डेलिब्रेट अटेम्प्ट एंड एनी इनसाइडर में विदहेल्ड एट वंस। तो अगर कोई इस तरीके का कोई फ्रॉड करना चाहा है तो वहीं कभी वो पकड़ा जाएगा। तो वही चीज़ इसने यहाँ पे ऐसे 315 के अंदर लिख दी। जो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी ना, वही डेफिनेशन इसने दो पार्ट्स में करके लिख दी। इसी को हम नेचर बोल रहे हैं कि नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है। सेम ही चला आ रहा है। डेफिनेशन अगर आपने याद कर ली, ऑब्जेक्टिव भी आप काफ़ी हद तक उसी से समझ आ गए और नेचर भी उसी से समझ आ गया। अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं इंटरनल कंट्रोल का। तो इसके अंदर हम दो कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं इंटरनल कंट्रोल को। एक होता है अकाउंटिंग कंट्रोल और दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। पहला कौन सा है, अकाउंटिंग कंट्रोल, या जिसको आप फाइनेंशियल भी बोल सकते हो, और दूसरा कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो दो पार्ट्स के अंदर हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से पूछ सकता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है। तो आपको याद रखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल दो पार्ट्स के अंदर होता है, टू कैटेगरीज के अंदर होता है, अकाउंटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। अब अकाउंटिंग कंट्रोल की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग कंट्रोल के अंदर ये क्या बात बोलता है, अकाउंटिंग कंट्रोल के अंदर ये बोलता है कि अकाउंटिंग कंट्रोल comprise a plan of organization and all methods and procedures that are concerned mainly with relate to the safeguarding of assets एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे दो बातें मेन आ रही है कि अकाउंटिंग कंट्रोल बेसिकली किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कि यहाँ पे ना हम एक इस तरीके का प्लान बना रहे हैं या इस तरीके के मेथड्स देख रहे हैं या प्रोसीजर देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, प्लान बना रहे हैं या मेथड देख रहे हैं, प्रोसीजर देख रहे हैं, जो कि मेनली किस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि हमें अपने असेट्स को सेफगार्ड करना है, हमें अपने असेट्स को बचाना है। दूसरा कि जो हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको रिलायबल बनाना है। तो ये दो मेन काम होते हैं अकाउंटिंग कंट्रोल के। तो अकाउंटिंग कंट्रोल के बारे में यही बोल रहा है कि हम एक प्लान कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मेथड्स देख रहे हैं, प्रोसीजर देख रहे हैं, जो कि मेनली किस बारे में बात करें, असेट्स को बचाने के और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की रिलायबिलिटी के बारे में। They generally include such control as a system of authorization and approval, separation of duties concerned with record keeping and accounting report from those concerned with operation of asset custodies, फिजिकल कंट्रोल ओवर असेट एंड इंटरनल ऑडिटिंग, दैट इज बजटरी कंट्रोल। तो एक तरीके से यहाँ पे क्वांटिटी की बात हो रही है और ये बात हो रही है कि हमें ड्यूटीज़ को सेपरेट करना है, कि अगर एक व्यक्ति आपके असेट्स की, फिजिकल असेट्स के पोजीशन रख रहा है, उसके पास जैसे मान लो वेयर हाउस का कंट्रोल है, तो उसके पास उसके बुक कीपिंग का कंट्रोल ना हो, तो ये चीज़ें हमें अलग करनी है। इंटरनल ऑडिट अलग व्यक्ति कर रहा हो, तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है, जिसके थ्रू हम सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स और रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये हमारे प्लान्स है, ये हमारे मेथड्स हैं, प्रोसीजर है, जिसके थ्रू हम अकाउंटिंग कंट्रोल्स कर सकते हैं।
जैसे कि अगर हम मेंटेनिंग इन्वेंट्रीज एंड अकाउंटिंग कंट्रोल की, अगर हम इन्वेंट्री को मेंटेन कर रहे हैं तो ये क्या अपने आप में अकाउंटिंग कंट्रोल है। रिकॉर्डिंग ऑफ विजिट्स बाय अ सेल्समैन इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। वहीं जब उसको एक विजिट करके कोई सेल्समैन चेक कर रहा है तो वो अपने आप में क्या हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो जाता है। तो जहाँ पे भी हम क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं वो अपने आप में अकाउंटिंग कंट्रोल हो जाता है। तो अकाउंटिंग कंट्रोल के अंदर अगर हम इंटरनल कंट्रोल की बात करें अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर, तो वो क्या इंश्योर करता है, तो इन चीज़ों को इंश्योर करता है। क्या चीज़, सबसे पहली बात तो जो भी ट्रांजैक्शन हुई, जैसे जो भी आपने ट्रांजैक्शन की, खरीदा बेचा जो भी, वो आपने किस हिसाब से किया है, उस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद मैनेजमेंट्स अथॉराइजेशन की, जो मैनेजमेंट है उसने उसके लिए क्या दिया, आपको अथॉराइजेशन दी है, उसके बिना आपने उस ट्रांजैक्शन के अंदर आप एंटर नहीं हुए हो, तो अथॉराइजेशन ऑफ मैनेजमेंट आपको मिली है। दूसरी बात, ऑल ट्रांजैक्शन, जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई, बेचना खरीदना जो भी चीज़ें हुई, वो प्रॉम्प्टली रिकॉर्ड हुई हैं एप्रोप्रिएट मैनर के अंदर, जिसके थ्रू आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करोगे और मेंटेन करोगे अकाउंटेबिलिटी ऑफ असेट्स की, भाई हाँ ये असेट्स उस हिसाब से हैं जिस हिसाब से सेल परचेज हुई थी और हमने उसकी ट्रांजैक्शन को प्रॉम्प्टली रिकॉर्ड किया है। तो पहली चीज़ आपकी सारी ट्रांजैक्शंस मैनेजमेंट की ऑथराइजेशन के हिसाब से हुई है, दूसरी वो सारी प्रॉम्प्टली रिकॉर्ड हुई हैं, तीसरी बात जो एक्सेस है असेट्स की इज परमिटेड ओनली इन अकॉर्डेंस विद मैनेजमेंट ऑथराइजेशन की। अब ऐसे ही नहीं कि असेट्स तक कोई भी पहुंच पा रहा है, आपके वेयर हाउस में कोई भी पहुंच पा रहा है, वो सिर्फ वही व्यक्ति पहुंच सकता है जिसको मैनेजमेंट ने ऑथराइजेशन दे रखी है। तो एक्सेस टू असेट्स किसके पास होनी चाहिए, जिसको मैनेजमेंट से ऑथराइजेशन मिल रखी है। और चौथी चीज, द असेट्स आर रिव्यूड एंड वेरीफाइड एट रीजनेबल इंटरवल्स, कि आप समय समय पे एक रीजनेबल इंटरवल पे, ऐसा नहीं कि डेली जाके कर रहे हो तो वो एक रीजनेबल इंटरवल नहीं कहलाएगा क्योंकि उससे आपके एक्सपेंस बहुत ज्यादा होंगे, जैसे हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, एक रीजनेबल इंटरवल पे जाके आप असेट्स को रिव्यू कर रहे हो और वेरीफाई कर रहे हो। और अगर कोई वेरिएंसीज आपको मिल रहे हैं कि आपके रिकॉर्ड के हिसाब से 10 चीज़ें होनी चाहिए तो और वहाँ पे सिर्फ 9 है, तो उसके रिगार्डिंग आप क्या कर रहे हो, एप्रोप्रिएट एक्शन भी ले रहे हो कि ये एक जो क्वांटिटी थी ये कहाँ चली गई। तो ये सारी चीज़ें आप इंटरनल कंट्रोल के अंदर इंश्योर करते हो थ्रू अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, तो अकाउंटिंग सिस्टम एक तरीके से आपके प्लान्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, जिसके थ्रू आप क्या इंश्योर करने की कोशिश करते हो कि आपके जो असेट्स हैं वो सेफगार्ड रहें, वो बचे रहें, और आपकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो कैसी रहे, रिलायबल रहे। तो इसके अंदर देखो दो जो हमने 4 तरीके पढ़े इनसे 2 आपके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिलायबल बना रहे हैं और 2 आपके असेट्स को सेफगार्ड कर रहे हैं। तो पहले 2 की आपकी ट्रांजेक्शन सारी एग्जीक्यूट हो किस हिसाब से, मैनेजमेंट की ऑथराइजेशन के हिसाब से, और दूसरा कि जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो प्रॉम्प्टली रिकॉर्ड हो। तो ये दोनों क्या हो गया, आपकी जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको रिलायबल बनाया जा रहा है। बाकी 2 जो है वो असेट्स को सेफगार्ड कर रहे हैं, कैसे कि आप असेट्स की जो एक्सेस है सिर्फ किसको दे रहे हो, जिसको मैनेजमेंट ने ऑथराइजेशन दे रखी है, और दूसरा टाइम पे आप उन असेट्स को क्या कर रहे हो, रिव्यू और वेरीफाई कर रहे हो कि वो उस हिसाब से है या नहीं है, रीजनेबल इंटरवल के ऊपर, और अगर उसमें कोई वेरिएशन आ रहा है तो उसके रिगार्डिंग आप अप्रोप्रिएट एक्शन भी ले रहे हो। तो ये क्या कर रहे हो, आप अकाउंटिंग कंट्रोल कर रहे हो, किसके अंदर, इंटरनल कंट्रोल। मतलब इंटरनल कंट्रोल का ही एक पार्ट क्या हो जाता है, अकाउंटिंग कंट्रोल हो जाता है। जब आप ये वाली चीज़ें कर रहे हो तो इंटरनल कंट्रोल का वो कौन सा पार्ट कहलाता है, अकाउंटिंग सिस्टम कहलाता है या अकाउंटिंग कंट्रोल कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल कंट्रोल जो है बहुत वाइड है क्योंकि वो अपने अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को भी लेके आ रहा है, अकाउंटिंग कंट्रोल से ज़्यादा बड़ी चीज़ है वो। इसलिए इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, क्वांटिटिव कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल कैन बी सेड टू बी पार्ट ऑफ अकाउंटिंग कंट्रोल। तो ये जो जितनी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे हम असेट्स को सेफ गार्ड कर रहे हैं और अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिलायबल बना रहे हैं, वो सारा अकाउंटिंग सिस्टम का पार्ट है, जहाँ पे भी आप क्वांटिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हो। और जब आप वाइडर फुटिंग के ऊपर जाते हो, अकाउंटिंग कंट्रोल, ऑपरेशनल कंट्रोल, पॉलिसी प्लानिंग, रिपोर्टिंग एक्सेट्रा कैन बी सेड टू बी पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो इंटरनल कंट्रोल का पार्ट हो जाता है क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर आ जाता है, वहाँ पे क्वालिटी की बात होने लग जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। तो पहले आपको याद हो गया होगा कि इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन क्या है SC 315 के हिसाब से, देन व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल, और उसके बाद आपने देखा कि नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है, एंड देन वी स्टार्टेड विद द क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एंड फर्स्ट वी कैटेगराइज इट इनटू द अकाउंटिंग कंट्रोल। सो नाउ यू आर वेल वर्स्ड विद द टॉपिक ऑफ अकाउंटिंग कंट्रोल, आपको अच्छे से समझ आ गया। देन नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, जो कि एक पार्ट है इंटरनल कंट्रोल का ही। तो नंबर ऑफ कंट्रोल फॉलिंग अंडर ऑपरेशनल कंट्रोल कैन आल्सो बी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो बहुत सारे ऑपरेशनल कंट्रोल्स जो है उनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ही बोल सकते हैं, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल जब हम कर रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी की बात एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर होगी, वर्क स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, पीरियोडिक रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पॉलिसी अप्रेजल्स कर रहे हैं, ये सब क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आर वेरी वाइड इन देयर स्कोप, ये बहुत वाइड है। जैसे अकाउंटिंग कंट्रोल के अंदर तो हमने एक लिमिटेड चीज़ें पढ़ी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है बहुत वाइड है, इसके अंदर जो चीज़ें यहाँ नहीं भी लिखी गई उनको भी आप इंक्लूड कर सकते हो। तो इंक्लूड ऑल अदर मैनेजरियल कंट्रोल, आप किसी भी तरीके से कोई मैनेजरियल कंट्रोल कर रहे हो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग, तो वो सब के सब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर आ जाते हैं।
They are concerned with the authorization of transaction and include anything from plan of organization to procedure, record keeping, distribution of authority and the process of decision making. तो सब कुछ मतलब जितना भी आप प्लानिंग कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी प्रोसीजर को, रिकॉर्ड कीपिंग की बात कर रहे हो, अथॉरिटी की डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो, कोई भी डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस की बात कर रहे हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर इंक्लूड हो जाती है. दे इंक्लूड कंट्रोल सच एज टाइम एंड मोशन स्टडीज, क्वालिटी कंट्रोल थ्रू इंस्पेक्शन. मतलब जितनी भी चीज़ें अकाउंटिंग के अलावा जितनी चीज़ें आ रही हैं वो सारी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हैव एन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप विद फाइनेंशियल रिकॉर्ड. तो इसका रिलेशन कैसा होता है? इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के साथ. जैसे अकाउंटिंग का तो डायरेक्ट था, इसका कैसा है? इनडायरेक्ट है. एंड द ऑडिटर मे इवैल्यूएट ओनली दोज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल विच हैव बीन बियरिंग ऑन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड. तो जब ऑडिटर ऑडिट करता है तो सिर्फ उन्हीं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को देखता है जिनका कुछ ना कुछ इंपैक्ट होता है या बेयरिंग होता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के ऊपर. बाकी चीज़ों को वो छोड़ देता है, क्योंकि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को पूरा देखोगे तो वो अनलिमिटेड है. जितनी भी चीज़ें आप कर रहे हो वो सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आ जाएगी जो अकाउंटिंग में नहीं आ रही. तो ऑडिटर सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देखता है जिसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के ऊपर बियरिंग होता है. तो ये आपकी बेसिकली दो क्लासिफिकेशन अंडरस्टैंडिंग के लिए हो गई. लेकिन अगर आप इंटरनल कंट्रोल को और ज़्यादा क्लासीफाई करना चाहोगे तो इसको 4 पार्ट्स में कर सकते हो. कि आप अकाउंटिंग कंट्रोल जो हमने देखा, देन ऑपरेशनल इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट. ऑपरेशनल इंटरनल चेक इंटरनल ऑडिट ये किसका पार्ट है? एडमिनिस्ट्रेटिव का ही पार्ट है, जिसको हमने अभी एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर पढ़ा. क्योंकि यहाँ पे सब जगह पे क्वालिटी की बात होगी आपकी, और यहाँ पे आपकी क्वांटिटी की बात हो रही थी, जिसके अंदर हम पॉलिसी एंड प्रोसीजर किस चीज़ के देख रहे थे? सिर्फ मेथड्स. किस चीज़ के देख रहे थे? सिर्फ असेट्स को सेफगार्ड करने के लिए और रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए. तो जिसके अंदर हमने 4 चीज़ें देखी थी कि हमारी ट्रांजैक्शन ऑथराइज होनी चाहिए, प्रॉपरली रिकॉर्ड होनी चाहिए, एक्सेस जो है असेट्स का वो किसके थ्रू होना चाहिए? ऑथराइजेशन के थ्रू होना चाहिए, सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलना चाहिए. और आपका रिव्यू और वेरीफाई होने चाहिए जो आपके असर्ट्स हैं वो रीजनेबल इंटरवल के अंदर. और अगर कोई आपको उसके अंदर डिस्क्रेपेंसीज मिलती हैं, कोई वेरिएशन मिलते हैं, तो उसके लिए आपको अप्रोप्रिएट एक्शन लेने हैं. ये चीज़ अकाउंटिंग कंट्रोल के अंदर थी. लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर जितने भी ऑपरेशनल कंट्रोल आ रहे थे, जितने भी आप पॉलिसी, प्रोसीजर, क्वालिटी के रिगार्डिंग, इस चीज़ के रिगार्डिंग ले रहे थे, वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर आ रहे थे, जिसका कि इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के साथ, डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है. इसलिए जब ऑडिटर ऑडिट करता है तो वो सिर्फ उन्हीं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को देखता है जिनका कुछ ना कुछ बियरिंग होता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के ऊपर. और फिर हमने इसको और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हमारे को सिलेबस के अंदर इसको 4 पार्ट के अंदर क्लासीफाई कर दिया, अकाउंटिंग कंट्रोल और ऑपरेशनल, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट के अंदर. तो अकाउंटिंग कंट्रोल क्या है? बेसिकली जो हमने पढ़ के आए हैं, जिसके अंदर हम पूरे एक तरीके से अकाउंटिंग सिस्टम को देखते हैं. एंटर फाइनली इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इन्फॉर्मेशन विच आर सब्जेक्ट टू एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन बाय द ऑडिटर. कि भाई वो इन्फॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमारी शो करती है और जो भी हमारे ऑडिटर्स हैं उनके एक्सप्रेशन को शो करती है. ऑपरेशनल कंट्रोल की बात करें तो जो ऐसा कंट्रोल जो कि हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए. यहाँ पे अभी हम अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर एंटर नहीं हुए होते, हो सकता है कि हो गए हों, लेकिन अभी मोस्टली हम एंटर नहीं होते. तो वर्क स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी कंट्रोल, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, क्रिटिकल प्लान मेथड, ये सारी चीज़ें ऑपरेशनल कंट्रोल की अंदर इंक्लूड होते हैं. इंटरनल चेक भी इसी का पार्ट होता है, जहाँ पे हम ड्यूटीज़ को सेपरेट करते हैं कि एक व्यक्ति का काम दूसरा व्यक्ति जो है अपने आप चेक करता रहे. कि अगर ए व्यक्ति कर रहा है, बी का काम यहाँ से अलग हो जाए और ए का काम ऑटोमेटिकली बी के थ्रू चेक हो जाए. इंटरनल ऑडिट है, ये अपने आप में अप्रेजल फंक्शन है जो कि परफॉर्म्ड ऑन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ऑडिट. जो भी हमारे पास प्रिंसिपल है, प्रैक्टिसेस हैं ऑडिट की, उनके ऊपर ये बेस करता है. तो जितनी भी क्वांटिफाइबल इन्फॉर्मेशन होती है उनका हम इंटरनल ऑडिट कर सकते होते हैं. तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया किसका? क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल. तो 4 क्लासिफिकेशन है: अकाउंटिंग, ऑपरेशनल, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट. ऑपरेशनल, इंटरनल और इंटरनल ऑडिट जो है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं. यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. पहले डेफिनेशन है, ऑब्जेक्टिव है, नेचर है, एंड देन क्लासिफिकेशन है. देन एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल आते हैं. एलिमेंट्स का मतलब क्या हो गया? कि ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है कि अगर आप एक बिजनेस को सक्सेस करना चाहते हो तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी. तो क्या क्या एलिमेंट्स हैं इंटरनल कंट्रोल के? सबसे पहले सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़. तो आपको क्या करना है? ड्यूटीज़ को सेग्रीगेट करना है. सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है? डिवाइड कर देना है, बताना है कि किसकी क्या ड्यूटीज़ है. तो डिवीजन ऑफ एन ऑपरेशन इनटू सीरीज ऑफ सब ऑपरेशन अंडरटेकन बाय डिफरेंट पीपल अलाउज फॉर इंटरनल चेक टू टेक प्लेस. जब आप अलग अलग काम डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे अपने आप, तो एक का काम दूसरे से अपने आप चेक होता रहेगा. तो इससे ऑटोमेटिकली इंटरनल चेक जो है वो डेवलप हो जाएगा. सच अ कंट्रोल मेयरली रिड्यूसेस द चांस ऑफ एरर और इरेगुलरिटी अकरिंग बट इट डज नॉट एलिमिनेट द रिस्क. इससे चांसेस कम हो जाएंगे कि एरर ना हो, इरेगुलरिटी ना हो, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि रिस्क एकदम खत्म ही हो जाएगा. तो हमें क्या करना होता है? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज करनी होती है. ये अगर आप इंटरनल कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज करनी ही पड़ेंगी.
इससे आपके चांसेस कम हो जाते हैं कि आपका जो रिस्क है वो कम हो जाएगा, लेकिन ये आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते कि वो कोई रिस्क रहेगा ही नहीं है, इस तरीके की कोई चीज़ होगी ही नहीं। ठीक है, तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज आपका फर्स्ट एसेंशियल है, फर्स्ट एलिमेंट है इंटरनल कंट्रोल का, जो होना ही होना चाहिए। दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो हम रिपोर्टिंग वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं कि अब हमको किस तरीके से, हमारा क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए, कि हम किस तरीके से अपर लेवल और लोअर लेवल के बीच में मैनेजमेंट का जो रिलेशन है वो डेवलप कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर और पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल मीन सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट एंड रिलेशंस बिटवीन वेरियस लेवल ऑफ पर्सनल, कि हम किस अरेंजमेंट को यूज़ कर रहे हैं, किस रिलेशंस को यूज़ कर रहे हैं अलग अलग जो लेवल ऑफ पर्सनल्स है उनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए, उनके बीच में कनेक्शन के लिए, कि कैसे वो प्लान्स पॉलिसीज अपनी अचीव कर सकें। तो enterprise should have a plan of their organization defining and allocating responsibility and identifying lines of reporting for all aspect of the enterprise operation, कि किस तरीके से किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसको क्या करना है, ये सब एंटरप्राइज को डिफाइन करना है। हमें सेंट्रलाइज सिस्टम फॉलो करना है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम फॉलो करना है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कौन कैसे रिपोर्टिंग करेगा, क्या लाइन ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करेगा वो, तो ये सारी चीज़ें हमको बता के रखनी है। अगर हम ये करेंगे तभी हम इंटरनल कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये सेकंड हो गया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो पहले आपको सेग्रीगेट करनी है ड्यूटीज, देन आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी स्टेटमेंट्स। अब आपको अपने पॉलिसी स्टेटमेंट यानी कि आपको बताना है कि आपके क्या ऑब्जेक्टिव है और आपकी क्या पॉलिसी है। ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या होते हैं कि आपके एम क्या हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हो, आपके गोल्स क्या हैं, पर्पसेस क्या हैं, विच द टॉप मैनेजमेंट ले डाउन एंड एक्सपेक्ट द स्टाफ मेंबर टू अचीव। तो भाई टॉप मैनेजमेंट बोल देगा कि हमारा ये गोल है या हमारा ये एम है, और वो उम्मीद करता है अपने लोअर लेवल मैनेजमेंट से, स्टाफ मेंबर से, कि वो सब मिलकर उसको अचीव करेंगे। तो आपको अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव कौन डिफाइन करेगा, टॉप मैनेजमेंट डिफाइन करेगा। और पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो होते हैं वो इंडिकेशन शो करते हैं कि किस तरीके का बिहेवियर जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगा, कि किस तरीके का एटीट्यूड जो है वो आपके मैनेजमेंट के अंदर शो हो रहा है। तो दोनों चीज़ें आपको देखनी है कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है और आपकी क्या पॉलिसीज़ है, ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए स्टेटमेंट्स के अंदर। तो आपकी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मेंटेन होना चाहिए, वो आपको बताना है। देन आपकी पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी स्टेटमेंट होनी चाहिए। इसके बाद ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल, की किस तरीके से ऑथराइजेशन और अप्रूवल होगा, यानी कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं उसके लिए ऑथराइजेशन या अप्रूवल जो है वो अप्रोप्रिएट सिस्टम के थ्रू या अप्रोप्रिएट रीजनेबल पर्सन के थ्रू होना चाहिए, उसके बिना वो ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए। तो ऑल ट्रांजेक्शन शुड रिक्वायर ऑथराइजेशन और अप्रूवल बाय अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो जो भी व्यक्ति है कि ए अगर अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबल पर्सन है तो इसकी अप्रूवल, इसकी ऑथराइजेशन के बिना एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के अंदर आप नहीं एंटर कर सकते। पर्सनल के बारे में बता रखा है। पर्सनल यानी कि यहाँ कॉम्पिटेंसी की बात हो रही है, कैपेबिलिटीज़ की बात हो रही है। देयर शुड बी प्रोसीजर टू इंश्योर दैट पर्सनल हैव कैपेबिलिटी कॉमसरेट विद देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो भी आपने जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है क्या उसके पास उस चीज़ के रिगार्डिंग क्या है, कैपेबिलिटी है या नहीं है। तो इस चीज़ को हमें इंश्योर करना होता है। सबसे पहले आप ड्यूटीज़ को सेग्रीगेट करते हो, यानी कि सबको अलग अलग ड्यूटी देते हो। और ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को देखते हो, आपकी कैसा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होना चाहिए, टॉप मैनेजमेंट जो कैसे आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा। उसके बाद आपकी पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट होना चाहिए, या ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी स्टेटमेंट होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्या, कि आपके एम गोल क्या होंगे जो टॉप मैनेजमेंट बताएगा। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर कैसे हैं कि किस तरीके से आप प्रोसेस को फॉलो करोगे। देन आपकी ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल होना चाहिए हर एक ट्रांजेक्शन के अंदर। फिर आप पर्सनल देखोगे, कैसा पर्सनल जो कि कैपेबल है या नहीं है, जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसके रिगार्डिंग। देन आप मैनेजमेंट की बात करोगे। Management is responsible for establishing, monitoring and reviewing the system of internal control. In practice, management may delegate the reviewing function to internal auditor. It is thus the duty of internal auditor to provide management with reassurance concerning the efficiency and effectiveness of internal control. तो management की यहाँ पे बात बता रहा है कि management जो है वो वही रिस्पॉन्सिबल होता है क्या करने के लिए, एस्टैब्लिश, मॉनिटर और रिव्यू करने के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। क्या करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए, उसको देखने के लिए और रिव्यू करने के लिए। तो ये जो मॉनिटरिंग का काम होता है ये क्या कर सकता है, इंटरनल कंट्रोल किसको दे सकता है, इंटरनल ऑडिटर को दे सकता है। रिव्यू का जो काम है वो मैंने मॉनिटर लिख दिया। रिव्यू का जो काम है वो इंटरनल ऑडिटर को दिया जा सकता है, और फिर वो इंटरनल ऑडिटर की ड्यूटी बन जाती है कि वो मैनेजमेंट को रीअश्योर करे कि जो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस है इंटरनल कंट्रोल की वो बनी हुई है। तो आपके पास सबसे पहले आपको क्या करना है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ अपने आप में एक एसेंशियल एलिमेंट है इंटरनल कंट्रोल का। उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देखना है कैसा है,
ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी स्टेटमेंट देनी है, ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल्स आपको सही अप्रोप्रिएट व्यक्ति से मिलने चाहिए। उसके बाद आपको कैपेबिलिटीज़ देखनी है पर्सनल की, जिसको भी आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है क्या उसके पास वो कैपेबिलिटीज़ हैं या नहीं है। देन आपको मैनेजमेंट देखना है, मैनेजमेंट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए, मॉनिटरिंग के लिए और रिव्यू के लिए। किस चीज़ के एस्टेब्लिशमेंट, मॉनिटरिंग और रिव्यू के लिए, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के। मैनेजमेंट क्या कर सकता है, जो रिव्यूइंग का काम है वो इंटरनल ऑडिटर को दे सकता है, एंड देन इंटरनल ऑडिटर इंश्योर करता है या रीअश्योर करता है एक तरीके से कि जो इंटरनल कंट्रोल है वो एफिशिएंट और इफेक्टिवली बना रहे। देन रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट की बात होती है, द अकाउंटिंग एंड अदर रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन एक्यूरेटली एंड एडुकेटली, कि जो भी आपके अकाउंटिंग और बाकी के रिकॉर्ड्स हैं वो कैसे मेंटेन हो, एक्यूरेटली एंड एडुकेटली मेंटेन रहे, ताकि जो मैनेजमेंट है उसको हेल्प मिलती रहे उस रिकॉर्ड से जब वो डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग करे। तो आपको रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट जो है वो सही से मेंटेन करने हैं। उसके बाद अकाउंटिंग कंट्रोल की बात होती है, जो हम पढ़ के भी आए हैं। These are the control within the recording function which check the transaction to be recorded and process have been authorized। तो वो जो हमने 4 पॉइंट्स पढ़े थे वही चीज़ यहाँ पे समझा रहा है कि आपने सही से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है, प्रोसेस किया है, ऑथराइज में या नहीं। तो अकाउंटिंग कंट्रोल्स आपको देखने हैं। प्रोटेक्शन ऑफ असेट्स की बात आ रही है, तो प्रोटेक्शन ऑफ असेट्स के लिए भी हमने देखा था कि क्या उसके लिए सही प्रोसीजर है या नहीं है। सिक्योरिटी मेजर्स डिजाइन टू इंश्योर द एक्सेस टू असेट्स की, असेट्स तक वही व्यक्ति पहुंच पा रहा है, उसी को एक्सेस मिल रही है जो कि ऑथराइज पर्सनल है, जिसको ऑथराइजेशन मिली हुई है। फिर आप टाइम पे असेट्स को रिव्यू और वेरीफाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो ये प्रोटेक्शन ऑफ असेट्स की बात हो रही है। और सुपरविजन की आपने एक सिस्टम बना रखा है इंटरनल कंट्रोल के अंदर, जो कि रिस्पॉन्सिबल रहेगा, जो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स देखता रहेगा कि वो सही से हो रही है या नहीं हो रही है। मतलब एक व्यक्ति को आप अपॉइंट कर दोगे जो कि सुपरवाइज करता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें एसेंशियली आप एलिमेंट्स बोल सकते हो इंटरनल कंट्रोल के। तो इंटरनल कंट्रोल के एलिमेंट्स कौन कौन से, आई होप आपको साथ के साथ याद हो गए होंगे। आप रिपीट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, या साथ साथ भी मेरे रिवाइज कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ क्या थी कि आपको क्या देखना है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ करनी है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखना है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर की बात करनी है, यहाँ तक क्लियर है। सॉरी, ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी स्टेटमेंट की बात करनी है, ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल देखना है कि ऑथराइजेशन अप्रूवल जो है वो सही व्यक्ति दे रहा है नहीं दे रहा है। देन आपको कैपेबिलिटी देखनी है पर्सनल की, कि जो रिस्पॉन्सिबल जिस चीज़ के लिए गया क्या उसके पास उस चीज़ की कैपेबिलिटी है या नहीं है। देन मैनेजमेंट की बात हुई कि मैनेजमेंट के पास एस्टेब्लिश करना, रिव्यू करना, मॉनिटर करने का काम होता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को, जो कि वो इंटरनल ऑडिटर को रिव्यू का काम दे सकते हैं, जो रीअश्योर करते हैं कि इंटरनल कंट्रोल जो है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली चलता रहे। देन अकाउंटिंग कंट्रोल की बात की हमने। अकाउंटिंग कंट्रोल के अंदर हम रिकॉर्डिंग फंक्शन करते हैं, ठीक है। और हमने जो डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स की बात की थी कि वो सही से आपको मेंटेन करने हैं। जो रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स हैं, जितने भी अकाउंटिंग है चाहे कोई और रिकॉर्ड्स हैं, वो आपको एक्यूरेटली एंड एडुकेटली रिकॉर्ड करने हैं, ताकि जो मैनेजमेंट है बाद में उसके थ्रू क्या कर सके, डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग सही से कर सके। अकाउंटिंग कंट्रोल आपको ठीक से करना है, असेट्स की प्रोटेक्शन करनी है और सुपरविजन करना है। तो ये सारी चीज़ें क्या आ जाती है, एलिमेंट्स के अंदर आ जाती है आपके इंटरनल कंट्रोल के। उससे पहले आपने क्लासिफिकेशन की थी, क्लासिफिकेशन आपको याद होगी अकाउंटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव। अकाउंटिंग के अंदर आपने 4 पॉइंट्स याद किए थे और देखा था कि वो पॉलिसी प्रोसीजर मेथड्स होते हैं किस चीज़ के, जहाँ पे हम सेफगार्ड करते हैं असेट्स को और रिलायबिलिटी बढ़ाते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की। और उससे पहले आपने SA 315 के अंदर डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव और नेचर को कवर किया था। फिर आपके पास कंपोनेंट्स आते हैं इंटरनल कंट्रोल के। ये अपेंडिक्स 1 ऑफ SA 315 के अंदर ही दे रखा है। इंटरनल कंट्रोल के लिए SA 315 सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हमें सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो अपेंडिक्स ने बात किया कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं, जो कंपोनेंट्स आप बोल सकते हो कि जो जो चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं एक इंटरनल कंट्रोल के अंदर। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, कंट्रोल एनवायरनमेंट देखना होता है। कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर हमारी चीज़ क्या आती है, सबसे पहले अगर आपको एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना है तो कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज़। तो जो एथिकल वैल्यूज़ और इंटीग्रिटी है उसको आपको क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, सब तक पहुंचाना है और उसको एनफोर्स करना है। द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल कैन नॉट अराइज अबव द इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज़। तो अगर आप कंट्रोल को लेके आना चाहते हो तो जबरदस्ती नहीं लेके आ सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कम्युनिकेट और एनफोर्स करवाना पड़ेगा इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज़ को डेवलप करके। तो ये पहली चीज़ आपकी हो जाती है। देन कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस इज द नॉलेज एंड स्किल नेसेसरी टू अकम्प्लिश टास्क दैट डिफाइन द इंडिविजुअल जॉब। तो अगर जब तक एक व्यक्ति के पास कॉम्पिटेंस नहीं होगा तो वो अपने आप ही इंटरनल कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो कॉम्पिटेंस की ज़रूरत होती है, यानी कि नॉलेज और स्किल्स की ज़रूरत होती है अगर आप किसी टास्क को पूरा करवाना चाहते हो, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या है कि अगर आप चाहते हो कंट्रोल एनवायरनमेंट बना रहे, जो कि अपने आप में एक कंपोनेंट है इंटरनल कंट्रोल का, तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन करना पड़ता है और एनफोर्समेंट करना पड़ता है इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज़ का। दूसरा, आपको कॉम्पिटेंस मेंटेन करनी पड़ती है
ठीक है। फिर पार्टिसिपेशन बाय दोज चार्ज विद गवर्नेंस, की जो भी चार्ज विद गवर्नेंस है, जो हमने एसए 315 की डेफिनेशन में भी पढ़ा था, उनकी पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी होता है, क्योंकि वही व्यक्ति होते हैं जो कि एंटिटी के एक तरीके से एंटिटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो उनकी पार्टिसिपेशन जो है वो ज़रूरी होती है एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए। देन मैनेजमेंट फिलॉसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल, की मैनेजमेंट फिलॉसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल एनकम्पसेस अ बोर्ड रेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि मैनेजमेंट्स एटीट्यूड एंड एक्शंस टुवर्ड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मैनिफेस्ट देमसेल्फ थ्रू कंजर्वेटिव और एग्रेसिव सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल अल्टरनेटिव अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्शियसनेस एंड कंजर्वेटिज्म विद विच अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आर डेवलप। तो मैनेजमेंट की क्या पॉलिसी और क्या ऑपरेटिंग स्टाइल है, ये भी बहुत मैटर करता है जब आप कंट्रोल एनवायरनमेंट की बात करते हो, कि आप किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर रहे हो। तो मैनेजमेंट की क्या फिलॉसफी और किस तरीके से ऑपरेट करता है, ये मैटर करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कम्युनिकेट और एनफोर्स करना है किसको, इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज़ को। देन आपको कॉम्पिटेंस की कमिटमेंट चाहिए होगी, देन आपको पार्टिसिपेशन चाहिए होगा किससे, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से, एंड देन आपको मैनेजमेंट फिलॉसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल को देखना होगा। फिर उसके बाद आपके पास आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो आपने एसेंशियल्स या एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल के अंदर भी देखा था। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि वो कैसा है। तो रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए कि आपकी किस तरीके की इंडस्ट्री है, उस हिसाब से आपको अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, ठीक है। उसी हिसाब से आप फिर डिसीजन ले पाओगे। अब हाई रिस्की एरिया डिसीजन लेने वाले ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो आप, उसके अंदर आपने डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉलो कर लिया, तो आप कंट्रोल एनवायरनमेंट नहीं कर पाओगे। तो दैट डिपेंड्स कि आप किस इंडस्ट्री के अंदर हो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपको देखना पड़ेगा। फिर असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप किस तरीके से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन करते हो। तो असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेड इंक्लूड पॉलिसीज रिलेटिंग टू एप्रोप्रिएट बिजनेस प्रैक्टिसेस, नॉलेज, एक्सपीरियंस, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। देन ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस, की आप ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस को कैसे फॉलो करते हो, जो कि अपने आप में एक तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करता है कि आप कितने कंट्रोल कॉन्शियस हो, ठीक है। कि आप कैसे रिक्रूटमेंट कर रहे हो, उसके अंदर आप क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स को कैसे लेके आ रहे हो, उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड को देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, उनके प्रायर एक्सपीरियंस को देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, उन्होंने क्या चीज़ें अकम्प्लिश की हैं, इंटीग्रिटी या बिहेवियर कैसा था पिछली कंपनी के अंदर, तो उसके रिगार्डिंग आपकी पॉलिसीज़ कैसी हैं। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल एनवायरनमेंट कर सकते हो। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट आप कैसे कर सकते हो, सबसे पहले आप कम्युनिकेट और एनफोर्समेंट कर सकते हो किस चीज़ की, इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज़ होनी चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपको कॉम्पिटेंस की कमिटमेंट चाहिए होगी। कॉम्पिटेंस नहीं होगा एक इंडिविजुअल के अंदर, स्किल्स, एक्सपीरियंस, नॉलेज नहीं होगी, तो वो नहीं काम कर पाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉम्पिटेंस के अलावा आपकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की, जो भी लोग डिसीजन ले रहे हैं, जो कॉन्शियसनेस है एक तरीके से एंटिटी के, वो उनका पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी होता है। उसके बाद फिलॉसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल आपको देखना होगा कि क्या मैनेजमेंट की फिलॉसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, और फिर असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस आप कैसी फॉलो कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल एनवायरनमेंट के बारे में बात करती है। तो पहला कंपोनेंट क्या है आपके इंटरनल कंट्रोल का, अपेंडिक्स 1 के हिसाब से 315 के कंट्रोल एनवायरनमेंट, जिसके अंदर हमारी ये सारी बातें आती हैं। उसके बाद एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस की, एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस कैसा है, कि वो किस तरीके से रिस्क को असेस करती है, किस प्रोसेस को फॉलो करती है। तो इंक्लूड हाउ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइज बिजनेस रिस्क रेलिवेंट टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, की वो कैसे देख रहे हैं कि कौन कौन से रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। मैनेजमेंट जो है रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन के लिए रेलिवेंट है, ठीक है। तो अब देखो क्या क्या चीज़ें जैसे ध्यान में रखनी पड़ती है जब आप एंटरप्राइज रिस्क असेसमेंट करते हो, रिस्क को देखते हो कि भाई रिस्क कितना है, उसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो करते हो। तो क्या क्या चीज़ें जो हैं, किन किन सर्कमस्टांसेस का इफेक्ट पड़ता है जब आप रिस्क को देखते हो। तो एक तो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट अगर चेंज हो रहा है, जिसके अंदर आप काम कर रहे थे वो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो उसके कारण आपके रिस्क असेसमेंट के ऊपर फर्क पड़ेगा। अगर न्यू पर्सनल आ रहे हैं, मतलब यानी कि नए लोगों को आप लेके आ रहे हो, तो फिर उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है आपके रिस्क असेसमेंट के ऊपर। वो एक तरीके से रिस्क की चीज़ होती है, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या कितना रिस्क रहेगा न्यू पर्सनल को लेके आने का। अगर न्यू और रीवैम्प्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम आता है, तो मतलब कि अगर रैपिड चेंज होती है इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, तो वो एक तरीके से रिस्क क्रिएट कर सकता है इंटरनल कंट्रोल के अंदर, तो उसको आपको देखना पड़ेगा इंटरप्राइज रिस्क असेसमेंट के अंदर। रैपिड ग्रोथ को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे समाज है, सोसाइटी है, उसके अंदर जो
ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से हो रही है, रैपिड एक्सपेंशन हो रहा है, तो उसको आपको देखना पड़ेगा। न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, न्यू बिजनेस मॉडल्स आ रहे हैं, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, एक्सपेंडेड फॉरेन ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा जब एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट करोगे, क्योंकि ये सब जो है रिस्क की तरफ लेके जाते हैं, इन सब का कुछ ना कुछ रिस्क होता है इंटरनल कंट्रोल के अंदर, तो इनको आपको देखना पड़ेगा। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट, देन आपके एंटरप्राइज रिस्क असेसमेंट, उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो आपको देखना पड़ेगा, जो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग द रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस रेलिवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन। तो जितने भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो किस चीज़ से कंसिस्ट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से कंसिस्ट करता है, चाहे वो फिजिकल हो या हार्डवेयर कंपोनेंट हो। तो कि किस तरीके से हम बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, किस तरीके से हम रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं, अब सॉफ्टवेयर के ऊपर मेंटेन कर रहे हैं, किन पीपल्स को यूज़ कर रहे हैं, क्या प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं, कौन सा डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है हमारा। मैनी इंफॉर्मेशन सिस्टम में एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और बहुत सारा जो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन लेते हैं वो आईटी को भी यूज़ करता है और बहुत एक्सटेंसिवली आईटी को यूज़ करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए होती है। तो द इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलिवेंट फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट्स, तो अगर हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम को देखें जो रेलिवेंट हमारे लिए रहेगा, विच इंक्लूड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम एनकम्पसेस मेथड एंड रिकॉर्ड दैट, तो किस चीज़ को रिकॉर्ड करेगा, साथ साथ आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्ड ऑल वैल्यू ट्रांजेक्शन। अगर हम एक ऐसे इंफॉर्मेशन सिस्टम को लेकर आते हैं जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में बात करता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना चाहता है, तो वो इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए जो कि सारी वैल्यू ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करे, डिस्क्राइब करे टाइमली बेसिस पे ट्रांजेक्शन इज सफिशिएंट डिटेल टू परमिट प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, की टाइमली बेसिस पे डिस्क्राइब करे कि कौन सी जो ट्रांजैक्शन है वो कैसी है, उसकी सफिशिएंट डिटेल दे और हमें प्रॉपर क्लासिफिकेशन करने का उसके अंदर एक तरीके से टाइम दे। मेजर द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन इन अ मैनर दैट परमिट रिकॉर्डिंग देयर प्रॉपर मॉनेटरी वैल्यू इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो वैल्यू है ट्रांजैक्शन की उसको मेजर करे और परमिट करे कि उसको हम प्रॉपर मॉनेटरी वैल्यू जो है उसकी हम रिकॉर्ड कर सके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। डिटरमाइन द टाइम पीरियड इन विच ट्रांजैक्शन अकर्ड टू परमिट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द प्रॉपर अकाउंटिंग पीरियड, की कितने टाइम की जरूरत है कि हम उसको सही से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सके। प्रेजेंट प्रॉपरली द ट्रांजैक्शन एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और पूरी की तरीके से जितनी भी ट्रांजैक्शन है उनको प्रॉपरली प्रेजेंट करे और जितने भी उससे रिगार्डिंग डिस्क्लोजर्स हैं, उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर्स हैं, वो सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आ जाएं। तो ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम हमको डेवलप करने की जरूरत है, किसके रिगार्डिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग। फिर उसके बाद आपकी 3 कंपोनेंट्स हो गए, कौन कौन से, एक कंट्रोल एनवायरनमेंट हो, कंट्रोल एनवायरनमेंट हो गया, एंटरप्राइज रिस्क असेसमेंट हो गया, इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, देन कंट्रोल एक्टिविटीज आती है। कंट्रोल एक्टिविटीज का मतलब क्या हो जाता है, generally control activities that may be relevant to an audit may be categorized as policy and procedure that pertain to the following। तो इन चीज़ से रिलेटेड जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होते हैं उनको हम कंट्रोल एक्टिविटीज़ बोलते हैं। जैसे कि हम क्या देखते हैं, परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं, कि हम इसके अंदर देखते हैं कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है, जो हमने सोची थी उसके हिसाब से कैसे आ रही है, जो हमने बजट की थी, कि हमने ए चीज़ सोची थी और हमारी एक्चुअल में A1 चीज़ हो गई, या हमने ए चीज़ सोची थी B1 चीज़ हो गई। तो ये जो है हम क्या कर रहे हैं, परफॉर्मेंस का रिव्यू कर रहे हैं। तो प्रायर पीरियड परफॉर्मेंस रिलेटिंग डिफरेंट सेट ऑफ डाटा ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल टू वन एंड अदर टुगेदर विद एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप एंड इन्वेस्टिगेशन, करेक्टिव एक्शंस कैसे ले रहे हैं हम उनके लिए। तो ये परफॉर्मेंस रिव्यू करना अपने आप में कंट्रोल एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड हो रहा है। देन इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग करना, हम कैसे इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं, और फिजिकल कंट्रोल देखना कि हम किस तरीके से फिजिकल सिक्योरिटी कर रहे हैं एसेट्स की, कि वो प्रॉपरली सेफगार्ड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें देखना। और ऑथराइजेशन फॉर एक्सेस टू कंप्यूटर प्रोग्राम एंड डाटा फाइल्स, की किसको हम ऑथराइजेशन दे रहे हैं कि कौन कंप्यूटर प्रोग्राम्स तक, डाटा फाइल्स तक एक्सेस कर सकता है। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर बता रहा है फिजिकल कंट्रोल। मतलब एक तरीके से आप कंट्रोल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहे हो। तो इस अगर ये चीज़ें आप करते हो तो आप इंटरनल कंट्रोल को कंपोनेंट्स है कि इंटरनल कंट्रोल इससे अपने आप होगा। तो आप सबसे पहले कंट्रोल एनवायरनमेंट को चाहते हो, फिर आप एंटरप्राइज रिस्क असेसमेंट करते हो, इन्फॉर्मेशन सिस्टम देखते हो, कंट्रोल एक्टिविटीज़ करते हो, एंड देन एंड में आप क्या करते हो, इन कंट्रोल्स को मॉनिटर करते हो। जितनी भी चीज़ें उनको आप मॉनिटर करते हो। एन इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंटरनल कंट्रोल ऑन ऑनगोइंग बेसिस। तो आप लगातार कंटिन्यूस बेसिस पे इसको मॉनिटर करते रहते हो। तो ये आपके इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स हो गए। उसके बाद लिमिटेशन आती है। तो लिमिटेशन सिंपल सी है, 2-3 ही लिमिटेशन है। एक तो आप कितना भी अच्छा इंटरनल कंट्रोल बना लो, ठीक है, कितना भी इफेक्टिव उसको बना लो, उसके अंदर वो आपको सिर्फ एक रीजनेबल एश्योरेंस देगा, वो आपको 100% एश्योरेंस नहीं दे सकता। वो सिर्फ आपको रीजनेबल एश्योरेंस देता है कि आपकी जो एंटिटी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होगा। 100% श्योरिटी आपको नहीं देगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है इंटरनल कंट्रोल के अंदर। इनहेरेंट लिमिटेशन का मतलब क्या है, ह्यूमन जजमेंट
होता है क्योंकि इन्वॉल्व उसके अंदर, तो ह्यूमन जजमेंट जो वो क्या कर सकता है, गलती कर सकता है, उसके अंदर एरर आ सकता है। तो इसलिए ये आपको सिर्फ क्या देता है, एक रीजनेबल एश्योरेंस देता है। तो ये पहली क्या है, इसकी लिमिटेशन है, ये हमने शुरू में ही डिस्कस की थी। सिर्फ आपको क्या देगा, रीजनेबल एश्योरेंस देगा, 100% एश्योरेंस नहीं देगा। दूसरा कि आप इसको जो इंटरनल कंट्रोल है इसको सरकमवेंट कर सकते हो, यानी कि एक तरीके से तोड़ सकते हो, उसको खत्म कर सकते हो कॉल्यूजन के द्वारा, 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति को। तो अगर दो से ज़्यादा व्यक्ति या इनअप्रोप्रिएट मैनेजमेंट है तो मिलकर इसको खत्म कर सकता है, तो ये आपको इंटरनल कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो मेनली ये 2 लिमिटेशन आती है। इसके अलावा in designing and implementing controls, management may make judgments as to the nature and extent of the control it chooses to implement and the nature and extent of the risk it chooses to assume। तो वो सब उनको assume करने पे कि कितना वो nature और किस extent तक risk को assume करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें depend करेगी जब वो अपनी policies या judgment बना रहे होंगे। तो ये आपके 2 मेन इसके अंदर limitations आती है, किसकी, इंटरनल कंट्रोल की। तो आपको अब इंटरनल कंट्रोल का मीनिंग याद हो गया होगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव याद हो गए होंगे, उसके बाद नेचर याद हुआ होगा, क्लासिफिकेशन याद हुआ होगा, उसके बाद आपको एलिमेंट्स याद हुए होंगे इंटरनल कंट्रोल के, एंड देन कंपोनेंट्स याद हुए होंगे इंटरनल कंट्रोल के। फिर आपको लिमिटेशंस याद हुई होगी कि क्या लिमिटेशन है इंटरनल कंट्रोल की। देन अगर हम स्पेसिफिक स्मॉल एंटिटीज़ की बात करें तो उसके अंदर किस तरीके से हमें इंटरनल कंट्रोल देखने को मिलता है। तो जो स्मॉल एंटिटीज़ है ना, इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा इंटरनल कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, या ज़्यादा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ हम करते भी नहीं है, क्योंकि छोटा सा बिजनेस होगा तो हम एक साथ कैसे इतने सारे लोग बिठा सकते हैं, क्योंकि उसकी इनकम भी कम होगी, रिवेन्यू भी कम होगा, उसको मैनेज करना भी ईजी होगा। तो वही व्यक्ति जो ऑन कर रहा होता है वही बहुत सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज भी कर रहा होता है, तो इसलिए वहाँ पे उसको इंटरनल चेक बिठाना उसके अंदर मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पे इंटरनल ऑडिटर की ये ड्यूटी बनती है, या ऑडिटर की ये ड्यूटी बनती है कि जहाँ पे भी उसको लगता है कि यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है या मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, तो वहाँ पे उस जगहों पे उसको ध्यान रखना चाहिए। यही चीज़ इसने हमको यहाँ पे समझा रखी है कि स्मॉलर एंटिटीज़ के अंदर कम एम्प्लॉयज़ होते हैं, जिसके कारण हम सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ नहीं कर पाते या नहीं होती, प्रैक्टिकेबल ही नहीं है वो। तो इसलिए जो स्मॉल ऑनर होते हैं वही पूरी एंटिटी को मैनेज कर रहे होते हैं, तो एक से ज़्यादा काम वो कर रहे होते हैं, जबकि लार्ज एंटिटी के अंदर ऐसा नहीं होता। दिस ओवरसाइट में कंपनसेट फॉर जनरली मोर लिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़। तो काम भी कम है तो आप क्या सेग्रीगेट करोगे ड्यूटीज़ को। और दूसरे हाथ पे जो ऑनर मैनेजर होते हैं तो वो ओवरराइड कर सकते हैं कंट्रोल्स को ज़्यादा, क्योंकि उनके हाथ में सब चीज़ों का कंट्रोल होता है, सारी चीज़ें उनके हाथ में होती है, और इंटरनल कंट्रोल का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता हमारे पास। तो इसलिए जो ऑडिटर होता है उसको रिस्क को आइडेंटिफाई करना चाहिए मटेरियल मिसस्टेटमेंट का, जो कि फ्रॉड के कारण हो सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें बता रखी है, तो ऑडिटर की यहाँ पे ड्यूटी बता रखी है स्मॉल एंटिटीज़ के अंदर। देन इंटरनल कंट्रोल को इसने और कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, जो कि आप पढ़ चुके हो, कंट्रोल एनवायरनमेंट, एंटिटीज़ रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंट्रोल एक्टिविटीज़ और मॉनिटरिंग कंट्रोल। तो ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि आप किस तरीके से इसको डिवीज़न कर सकते हो। उसके बाद टेक्निक्स आती है इंटरनल कंट्रोल की, तो ये भी आपकी कहीं ना कहीं डेफिनेशन से ही निकल के आ रही है कि क्लियर डिवीजन होना चाहिए वर्क का, जो आपने किसके अंदर पढ़ा, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, जो आपने कॉम्पोनेंट्स एलिमेंट्स पढ़ रहे थे। फिर आपने ये पढ़ा था कि सेग्रीगेशन करना है आपको वर्क का, कि एक व्यक्ति का काम खत्म हो तब दूसरे का शुरू हो, ये भी आपने पढ़ा है जब आप ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे। क्लियरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये भी आप पढ़ चुके हो। वर्क फ्लो जो है वो इस तरीके से डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि उसके अंदर पूरा चार्ट बनाओ कि किसका क्या काम रहेगा। कोई सिंगल पर्सन जो है उसको सारे के सारे एक्सेस नहीं होने चाहिए इंपॉर्टेंट बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर। जॉब रोटेशन होनी चाहिए कि अगर ए व्यक्ति आज इस जॉब पे काम करे तो कल वो किसी और के ऊपर करे, ठीक है। उनको मैंडेटरी लीव के ऊपर आप भेजो ताकि उनके पीछे से आप उनके अगर कोई फ्रॉड हो रहे हैं, इस तरीके की कोई चीज़ आ रही है तो आप उसको पकड़ सको। अगर आप किसी व्यक्ति को असेट्स के ऊपर एक्सेस दे रहे हो तो उसी व्यक्ति को आप अकाउंट्स की भी एक्सेस दो, ऐसा मत करो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये सब आपके क्या है, टेक्निक्स है इंटरनल कंट्रोल की। इंटरनल कंट्रोल के अंदर अगर आप मेथड्स देखो कि आप किन मेथड्स को फॉलो कर सकते हो इंटरनल कंट्रोल के लिए, तो वो क्या क्या है, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, फ्लो चार्ट्स, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर, क्वेश्चनियर मतलब क्वेश्चन जो बनाते हैं इंटरनल कंट्रोल के लिए, इंटरफर्म और इंट्राफर्म कंपैरिजन। तो ये जो तीन है ये तो हमने नहीं पढ़ने, हमने इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट पढ़ना है कि ये क्या होता है। इसको बहुत शॉर्ट में ही पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में आपको लिखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। इंटरनल चेक क्या है, बेसिकली इसके अंदर हम एलोकेशन कर देते हैं ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की ऑर्गेनाइजेशन की, कि एक का व्यक्ति जो है वो दूसरे के काम से चेक होता रहे, उससे ट्रस्टवर्दीनेस बनी रहे। इसी को हम इंटरनल चेक बोलते हैं। देखो यहाँ पे भी यही बता रहा है कि दैट वर्क ऑफ वन पर्सन इज चेक बाय अनदर वाइल द अदर इज परफॉर्मिंग हिज ओन ड्यूटीज इन अ नॉर्मल वे। तो इसी को हम इंटरनल चेक बोल रहे हैं। तो इंटरनल चेक की आपकी ये डेफिनेशन जो है वो काफ़ी रहती है अगर आप ये चीज़ लिख देते हो तो, मतलब काफ़ी सारी अलग अलग जगह से आपको अलग अलग डेफिनेशन मिलती है, ICAI से, और अलग अलग डेफिनेशन है, तो वो आपको दी हुई है। बस आपको इतनी बात याद रखनी है। देन आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट याद रखना है कि हम इंटरनल चेक सिस्टम क्यों फॉलो करते हैं। तो इसके अंदर हम स्पेसिफिक पर्सन को असाइन करते हैं क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्टिकुलर एक्ट की, डिफ़ॉल्ट की और ओमिशन की,
उसको स्पेसिफिक ड्यूटीज़ देखे कि ए तेरा काम ये है, अगर इसके अंदर कोई डिफ़ॉल्ट हुआ, कोई ओमिशन हुआ तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे ऊपर आएगी। देन हम इसके अंदर क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं फिजिकल एंड फाइनेंशियल कंफर्मेशन ऑफ फैक्ट्स एंड एंट्रीज, फिजिकल एंड फाइनेंशियल बाय क्रिएशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेसेसरी रिकॉर्ड्स की फिजिकली ये चीज़ एग्जिस्ट करती है नहीं करती, ये रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, तो इस चीज़ को हम इंश्योर करते हैं उसको सही से रिकॉर्ड करके। हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर का, ठीक है, ताकि वही काम अगर आप डिवाइड कर दोगे तो उससे जो है फ्रॉड नहीं होगा, और रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड एंड एरर, और इससे फ्रॉड और एरर की भी पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है इसका इंटरनल चेक सिस्टम का। तो अब आपको मतलब टॉपिक वाइज सब याद रह रहा होगा कि आपने पहले डेफिनेशन याद की थी, फिर आपने ऑब्जेक्टिव याद किए थे, फिर आपने नेचर देखा था, फिर आपने क्या देखा था, क्लासिफिकेशन देखा था, फिर आपने क्या देखा था, एलिमेंट देखा था, फिर कॉम्पोनेंट्स देखे थे इंटरनल कंट्रोल के। कंपोनेंट्स के बाद आपने लिमिटेशन याद की, स्मॉल एंटिटीज़ का याद किया, फिर टेक्निक्स आ गई, टेक्निक्स के अंदर हमने कुछ स्टेप्स देखे, फिर हमारे पास मेथड्स आए, मेथड के अंदर इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, फ्लो चार्ट और इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर, और आपके पास क्या आया एंड में इंट्रा फर्म और इंटर फर्म कंपेरिजन आया। इंटरनल चेक की हमने डेफिनेशन देखी और इंटरनल चेक के हमने ये ऑब्जेक्ट देखे कि ये चीज़ें हमें मिलती हैं। तो एक एसेंशियल्स क्या है इंटरनल चेक के, एसेंशियल फीचर्स क्या है, वही सारी चीज़ें दोबारा आ रही है। प्रॉपर डिवीजन है, एक व्यक्ति का काम दूसरे से चेक हो रहा है, ठीक है, एब्सोल्यूट कंट्रोल नहीं दे रहे हैं हम एक व्यक्ति को, रोटेट कर रहे हैं उनकी जॉब को, ठीक है, उनको कॉल्यूजन नहीं करने दे रहे हैं। एक व्यक्ति को अगर हम कैश दे रहे हैं तो उसको उसकी अकाउंट्स नहीं दे रहे हैं। फिक्स एसेट्स को हम और जो हमारे स्टॉक्स हैं उनको पीरियोडिकली चेक कर रहे हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, एसेट्स को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अनऑथराइज यूज़ नहीं करने दे रहे, ये सारी चीज़ें वही सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरनल चेक के, डिवीजन ऑफ वर्क, फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की, आप वर्क डिवाइड कर देते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देते हो कि किसकी किस चीज़ के लिए जिम्मेदारी है, इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है एम्प्लॉयज़ की, एरर जो है वो कम होते हैं, फ्रॉड हटते हैं, क्विक प्रिपरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स की, आपके एनुअल अकाउंट फटाफट प्रिपेयर हो जाती है क्योंकि आपको पता है उसके अंदर कोई फ्रॉड नहीं होना है, और स्मूथ ऑडिट वर्क होता है आपका क्योंकि आपका इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छा था, जिसके कारण आपका सारा जो इंटरनल कंट्रोल था यानी कि इंटरनल चेक आपने बहुत सही से कर रखा था, जिसके कारण फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं, एक का काम पहले से ही दूसरे के द्वारा चेक हुआ होगा, तो जो आपका ऑडिट वर्क है वो भी स्मूथली हो जाता है। तो ये क्या है अपने आप में ऑब्जेक्टिव्स हैं इंटरनल चेक के। फिर इंटरनल ऑडिट आता है। इंटरनल ऑडिट अपने आप में क्या है, एक अप्रेजल फंक्शन है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इंटरनल ऑडिटिंग दो पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज अ फंक्शन इन इटसेल्फ, अपने आप में एक फंक्शन है, एज एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रोडक्शन, पर्सनल, मार्केटिंग एक्सेट्रा। वेयर एज मतलब जैसे आपके ये वाले फंक्शन होते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रोडक्शन, पर्सनल मार्केटिंग, इसी तरीके से इंटरनल ऑडिटिंग भी एक फंक्शन है। कहने के लिए इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है लेकिन अपने आप में भी एक अलग से फंक्शन भी है। जहाँ पे इंटरनल चेक के अंदर क्या होता है कि हम क्या देखते हैं, फ्रॉम फॉर्म एंड फ्लो ऑफ ऑपरेशन ऑफ एन एंटिटी सो दैट ऑटोमेटिक चेक्स आर कैरिड आउट, कि हम इंटरनल चेक के अंदर यही करते हैं कि इस तरीके से चीज़ें चलनी चाहिए कि जो काम है वो ऑटोमेटिकली चेक होता रहे, ट्रांजेक्शन्स का या सब चीज़ों का। वहीं इंटरनल ऑडिट क्या होता है, यहाँ पे आपका आता है इंटरनल ऑडिट अपने आप में क्रिटिकल अप्रेजल फंक्शन है। हम अप्रेजल कर रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑफ वेरियस ऑपरेशंस ऑफ एंटरप्राइजेस की, जो अलग अलग काम हो रहे हैं एंटरप्राइजेस के अंदर उनको हम अप्रेज कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। और इंटरनल चेक को भी हम यहाँ पे अप्रेज करते हैं। कहने के लिए इंटरनल ऑडिट जो है वो इंटरनल कंट्रोल का ही पार्ट है, लेकिन इंटरनल कंट्रोल के अंदर जो दूसरा पार्ट है उसका इंटरनल चेक, उसको भी इंटरनल ऑडिट चेक करता है, जिसको हम इंटरनल चेक कहते हैं। और बाकी जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेशनल्स होते हैं एंटरप्राइज के अंदर, उनको भी अप्रेज कौन करता है, इंटरनल ऑडिट ही करता है। ठीक है, तो ये किस चीज को इंश्योर कर रहा है, एडुकेसी एंड एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, एक्यूरेसी एंड टाइमलाइंस ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स की, जो भी आपकी फाइनेंशियल और अदर रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट है वो एक्यूरेसी और टाइमलाइंस उसकी मेंटेन रहेगी, सही चीज़ें सब टाइम पे होती रहे। एडहेरेंस टू द लेड डाउन पॉलिसी एंड प्रोसीजर बाय ईच यूनिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो हर एक यूनिट ने जो भी अपनी पॉलिसी प्रोसीजर दी है उनको हम एडहेयर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंटरनल ऑडिट जो है वो चेक करता है, उसको इंश्योर करने की कोशिश करता है। ठीक है, आपके फ्रॉड रोकना, एक्यूरेसी लेके आना फाइनेंशियल रिकॉर्ड के अंदर, तो ये सारी चीज़ें अपने आप करता रहता है। रूटीन जो चेक है वो ये चलते रहते हैं इंटरनल ऑडिट के अंदर। तो ये वाली डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं। एक जो मैंने आपको ऊपर बताई थी वही यहाँ पे एलिबरेट कर रखी है कि अपने आप में इंडिपेंडेंट अप्रेजल फंक्शन है, जो हमने वर्ड याद किया था, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होता है ये। एग्जामिन एंड एवेल्युएट करते हैं एक्टिविटीज़ एज अ सर्विस टू द मैनेजमेंट, की भाई हम जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको एग्जामिन एंड एवेल्युएट कर रहे हैं। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं मेंबर्स फॉर इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, की जो मेंबर्स हैं वो और अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज कर सके।
टू फर्निश विद एनालाइज अप्रेजल एंड सजेशन, की जितने भी एनालिसिस हैं अप्रेजल एंड सजेशन के जो काम है वो सारे सही से होते रहे। तो ये आप डेफिनेशन याद कर लीजिए किसकी, इंटरनल कंट्रोल की। इंटरनल कंट्रोल के क्या अंदर क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती है। अपने आप में एक इंडिपेंडेंट अप्रेजल फंक्शन है ये, जो कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कि एग्जामिन एंड एवेल्युएट करता है एक्टिविटीज़ को एज अ सर्विस टू द मैनेजमेंट, और असिस्ट करता है मेंबर्स को कि वो इफेक्टिव डिस्चार्ज कर सके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और फर्निश कर सके विद एनालिसिस अप्रेजल्स एंड सजेशंस एक्सेट्रा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अंदर मेन एस्पेक्ट्स इंटरनल कंट्रोल के बता रखे हैं, तो ये चलेंगे, इसको नहीं भी याद करोगे तो कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। देन स्टेप्स आते हैं इंटरनल कंट्रोल के, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टेप्स जो है इंटरनल कंट्रोल के वो सही में आप पढ़ चुके हो कि आपको सबसे पहले देखना है कि आपको कहाँ कहाँ पे इंटरनल कंट्रोल की ज़रूरत है। तो आइडेंटिफाई करोगे, फिर आप डॉक्यूमेंट करोगे वर्क को इस तरीके से कि एक व्यक्ति का काम पूरा ना हो जब तक दूसरा उसको चेक ना कर ले, ठीक है। एक पर्सन का जो काम है तब स्टार्ट होगा जब पहले वाले का खत्म होगा। फिर आप उसके अंदर सरप्राइज चेक मैकेनिज्म रखो, रिपोर्टिंग रखो नॉन एडहेरेंस की, कि अगर कोई नॉन एडहेरेंस हो रही है, रिव्यू मैकेनिज्म को एस्टेब्लिश रखो और विजिल मैकेनिज्म को एस्टेब्लिश रखो। तो ये क्या है, स्टेप्स हैं किसके, इंटरनल कंट्रोल के, ठीक है। आइडेंटिफाई किया कहाँ चाहिए इंटरनल कंट्रोल, डॉक्यूमेंट किया इस तरीके से कि एक व्यक्ति का काम दूसरे के थ्रू चेक होता रहे, एक व्यक्ति का काम खत्म हो तभी दूसरे का स्टार्ट हो, सरप्राइज चेक का मैकेनिज्म रखो, रिपोर्टिंग रखो नॉन एडहेरेंस की, रिव्यू मैकेनिज्म रखो और विजिल मैकेनिज्म के प्रोसीजर को रखो। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती है, स्टेप्स होते हैं इंटरनल कंट्रोल के। इस तरीके से आप इंटरनल कंट्रोल लेके आ सकते हो। फिर कोसो का इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क आता है जो कोसो ने दिया। कोसो की फुल फॉर्म क्या है, कमेटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ट्रेडवे कमीशन। क्या है, कमेटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडवे कमीशन। तो ये कोसो की डेफिनेशन है, इन्होंने ये इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क दिया है हमें एक। तो ये अपने आप में कोसो है कि एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसके अंदर 5 प्राइवेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सीपीए, फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव इंटरनेशनल, द एसोसिएशन ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स इन बिजनेस एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर, इन सब के मिलकर बनी है और डेडिकेट है किस तरफ की लीडरशिप डेवलप करनी है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रेमवर्क एंड गाइडेंस ऑन एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। जो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट है ना, इसके लिए इनको फ्रेमवर्क डेवलप करने हैं, इंटरनल कंट्रोल के लिए करने हैं और फ्रॉड डिटरेंस के लिए, इन 3 चीज़ों के लिए काम करती है। तो ये आपसे पूछेगा नहीं कि कोसो को क्या होता है, बस आपको पता होना चाहिए जनरली। तो कोसो ने जो डेफिनेशन दी है इंटरनल कंट्रोल की, वो काफ़ी सही डेफिनेशन है और एसए 315 से काफ़ी मिलती जुलती ही है। इन्होंने क्या बोला, ये अपने आप में प्रोसेस है, 315 ने भी यही बोला था। किसके थ्रू इफेक्ट होता है, उसने बोला था दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, मैनेजमेंट और अदर पर्सनल। इसने बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो वो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस वही लोग होते हैं। मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट वाली बात यही सेम होगी, अदर पर्सनल भी सेम हो गई। तो इसने दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की जगह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वर्ड यूज़ कर लिया। वो भी यही बोलता है कि रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, 315 जो बोलता था ये भी यही बोल रहा है कि रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा है। किस चीज़ के रिगार्डिंग रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा है, ऑपरेशंस, रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस। उसने इसको एक्सप्लेन कर दिया था ऐसे 315 ने, ऑपरेशंस की इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, रिपोर्टिंग की क्या रिलायबिलिटी और कंप्लायंस क्या लॉज और जो रूल्स है उसकी कंप्लायंस। तो वो वर्ड ना लिख के सिर्फ इसने ऑपरेशंस, रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस लिख दिया, तो इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी छोटी हो गई। तो डिपेंड करता है कि वो आपसे कौन सी डेफिनेशन पूछ रहा है, कोसो की डेफिनेशन पूछ रहा है या एसए 315 की। अगर वो कुछ नहीं लिखता तो आपने एसए 315 की डेफिनेशन लिखनी है, अगर वो स्पेसिफिकली कोसो की बोलता है तो फिर आपने कोसो के हिसाब से ये वाली डेफिनेशन लिखनी है। तो इसके अंदर यही डेफिनेशन इंटरनल कंट्रोल की, इसने इसको और एलोबरेट कर दिया। अगर आपको ये समझ आ गया तो यही चीज़ इसके अंदर इसको एलोबरेट करके लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव वही 3 ऑब्जेक्टिव है, ऑपरेशंस, रिपोर्टिंग और कंप्लायंस। तो ये तीनों आपको अपने ऑटोमेटिकली याद है, ऑपरेशंस, रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस। फिर इसने तीनों के बीच में डिफरेंस किया है, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट के अंदर। और इसके बाद एक और टॉपिक है एंड देन आपका ये वाला जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। तो क्या है इसके अंदर इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट के अंदर, सबसे पहले इसने मीनिंग दिया। तो इंटरनल कंट्रोल की आपको डेफिनेशन आती है कि एक प्रोसेस है डिजाइन, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन, जो हमने सबसे पहले याद की थी वही आपने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी। इंटरनल चेक की आपको डेफिनेशन याद है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं कि जो आपकी ट्रांजेक्शन है, एक की जो ट्रांजेक्शन है दूसरे के थ्रू चेक हो जाए। और इंटरनल ऑडिट क्या होता है, वो क्रिटिकल अप्रेजल सिस्टम, जो आपने डेफिनेशन याद की थी ना, वही आप यहाँ पे लिख सकते हो। वेरिफिकेशन होता है इसके अंदर, तो पहले मीनिंग आया फिर वेरिफिकेशन। किस चीज़ का वेरिफिकेशन करते हैं इसके अंदर, सेल्फ बैलेंसिंग मैकेनिज्म है। कौन सेल्फ बैलेंसिंग मैकेनिज्म है, इंटरनल कंट्रोल, जो कि मैनेजमेंट के थ्रू इंप्लीमेंट होता है, जो क्या इंश्योर करता है कि जो वर्क है वो डिविजिबल है पार्ट्स के अंदर, कि एक सिंगल व्यक्ति जो है वो दूसरे के व्यक्ति के जो प्रोसेस के अंदर इंटरफियर ना कर सके या कंप्लीट ना हो जब तक एक व्यक्ति अपने दूसरे व्यक्ति काम नहीं करता। यहाँ पे एक व्यक्ति का काम दूसरे व्यक्ति के थ्रू इंडिपेंडेंटली चेक हो जाता है और ये इंटरनल ऑडिटर काम करता है यहाँ पे। तो पूरा रिपोर्टिंग होती है, तो ये मैनेजमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, इसके अंदर इस तरह की कोई रिपोर्टिंग नहीं होती।
इंटरनल चेक में कोई रिपोर्टिंग नहीं होती। इंटरनल ऑडिटर जो है यहाँ पे रिपोर्ट सबमिट करता है मैनेजमेंट को, इंटरनल ऑडिट की तो रिपोर्ट आती है। ये है क्या अपने आप में, तो ये मैनेजमेंट ने इंट्रोड्यूस किया इंटरनल कंट्रोल जो है। इंटरनल चेक जो है इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है, और ये एक्टिविटी है जो कि इंटरनल ऑडिटर के थ्रू होती है। कब होती है, तो ये मैनेजमेंट डिसाइड करता है और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। तो और ये कब होती है, जब एक अपने आप में पार्ट खत्म होता है दूसरा शुरू होता है, तो ये अपने आप शुरू हो जाता है। और ये पीरियोडिकली होती है, डिपेंड करता है कि ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली कैसे आपको करना है, मैनेजमेंट डिसाइड करता है। पर्पस क्या है इसका, पर्पस है कि ये फॉर्मुलेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज एंड इफेक्टिव एंड स्पीडी एग्जीक्यूशन देयर ऑफ विच हेल्प द इंटरनल चेकिंग एंड इंटरनल ऑडिट एक्टिविटीज़ की। यहाँ पे हम फॉर्मुलेट और सर्कुलेशन करते हैं जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल और पॉलिसीज है, ताकि जो हम इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट करना चाहते हैं सही से हो सके। इसका क्या पर्पस है इंटरनल चेक का, ये क्या करता है, सेव गार्ड करता है और मिनिमाइज करता है एरर्स एंड फ्रॉड्स को। ये क्या करता है, डायरेक्ट करता है और रिपोर्ट करता है एरर्स को। तो आपको यहाँ पे सेव गार्ड और मिनिमाइज करना है एरर्स को, यहाँ पे डिटेक्ट और रिपोर्ट करना है एरर्स को। और स्कोप क्या है इसका, बहुत वाइडर स्कोप है क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड है, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट। इसका रेस्ट्रिक्टेड स्कोप है क्योंकि एक अपने आप में छोटी सी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉपर अकाउंटिंग एंड अदर ऑपरेशनल सिस्टम्स को करवाना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से। और इसका लिमिटेड to a continuous internal system of checking financial and non financial operations and reporting to internal top management। तो इसने इसका स्कोप बता दिया कि इसके अंदर हम नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल दोनों चीज़ों को चेक कर रहे हैं, जो कि अपने आप में जिसकी रिपोर्टिंग जो है मैनेजमेंट को हो रही है, टॉप मैनेजमेंट को। तो ये इसका स्कोप है। तो ये आपको तीनों डिफरेंस भी समझ आ गए होंगे, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट के बीच में। देन इसने बता रखा है कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल डिफाइंड बाय कोसो। तो ये वही जो आपने भी याद किए थे ना, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, वही इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स इसने यहाँ पे बताया, सेम ही है। पहले कंट्रोल एनवायरनमेंट, ठीक है, वही आपको देखना है कि किस तरीके का कंट्रोल एनवायरनमेंट है, कि वो ये डेफिनेशन वाली बात है यहाँ पे लिख देगा। रिस्क असेसमेंट करना है आपको, सेम आ गया, वहाँ एंटरप्राइज रिस्क असेसमेंट वर्ड था, किस तरीके से आप रिस्क को मैनेज कर रहे हो। कंट्रोल एक्टिविटीज़ आ जाएंगी, वहाँ पे भी कंट्रोल एक्टिविटीज़ थी, वहाँ 4th नंबर पे थी, यहाँ 3rd पे है। देन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, वहाँ इन्फॉर्मेशन सिस्टम था, तो यहाँ पे वो वहाँ पे 3rd पे था, यहाँ पे 4th पे आ गया। तो ये इन दोनों के बीच में इंटरचेंज हो गया। और मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ वहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी, तो सेम ही है कोसो के अंदर जो हमने कॉम्पोनेंट्स पढ़े थे इंटरनल कंट्रोल के। ठीक है, ये इसने इस तरीके से बता दिया। ऑपरेशन, रिपोर्टिंग एंड कंप्लाइंस ये ऑब्जेक्टिव थे, और ये जो है आपके क्या थे, कंपोनेंट्स थे। ठीक है, ये इस लेवल के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, एंट्री लेवल, डिवीजन, ऑपरेटिंग यूनिट, फंक्शन, इस तरीके से। तो इसने इसे बना कर दिखा दिया। ठीक है, ये टेबल ऑफ 5 कंपोनेंट, 17 प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि ये इनके अंदर 17 प्रिंसिपल्स ये रखे हैं। कंट्रोल, टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन, एफिशिएंसी ऑफ कंट्रोल एंड रिव्यू, कुछ इतना खास नहीं है। लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, हाँ इंटरनल कंट्रोल की लिमिटेशन जो है हमने पहले पढ़े थे, तो वही चीज़ यहाँ पे अब ये कोसो के हिसाब से बता रहा है। इनहेरेंटली पुअर होता है, ये हमने पढ़ा था। सक्सेस को इंश्योर नहीं कर सकता, ये भी हमने पढ़ा था। कितने भी अच्छे से आप कर लो, ये सिर्फ आपको रीजनेबल इंश्योरेंस देता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता। इसके जो अंदर लिमिटेशंस अपने आप बनी ही रहेंगी हमेशा, इसको आप सर्कमवेंट कर सकते हो कॉल्यूजन से। तो ये सारी चीज़ें वही सेम लिमिटेशन है जो हमने पढ़ी थी। फिर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इंटरनल कंट्रोल की, तो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। तो यहाँ पे कौन कौन होते हैं, मैनेजमेंट होता है आपका, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, और कौन होता है, इंटरनल ऑडिटर होता है आपका इसके अंदर। देखो कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसके बाद आपका इंटरनल ऑडिटर है और अदर पर्सनल है। ये सारे, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किस चीज़ की, इंटरनल कंट्रोल की, कि इनको इंटरनल कंट्रोल करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए ना सेबी रेगुलेशन भी दे रखा है, जिसके अंदर हमें बता रखा है कि जैसे सीईओ और सीएफओ को कंप्लायंस सर्टिफिकेट देना होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कि उन्होंने जो इंटरनल कंट्रोल है वो किया है। तो ये लिस्टेड एंटिटीज़ के लिए ये सिर्फ, ठीक है, तो लिस्टेड एंटिटीज़ के ऊपर ये एप्लीकेबल हो रही है ये वाली चीज़। देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए दे रखा है, उनको बोर्ड रिपोर्ट जो होती है उसके अंदर मेंशन करना होता है इसके बारे में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट आती है उनकी। एंड देन इंटरनल ऑडिटर और अदर पर्सनल का तो काम हमें पता ही है। तो ये हमारा चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। कौन सा, कौन से वाला चैप्टर कंप्लीट होता है, इंटरनल कंट्रोल, 13 चैप्टर।